हाय गुड इवनिंग डियर ऑल। मेरा नाम नीलेश राजवर्धन है, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट लक्ष्य फाउंडेशन। आज का जैसा शो है हमारा कॉफ़ी विद नीलेश, जो हमारे आज के जो गेस्ट है मिस्टर रंजन शर्मा सर, जो फाउंडर ऑफ यूटिलिनियम डांस एकेडमी एंड मूवी डायरेक्टर ऑफ नमः फिल्म्स। सो हम उनको ऐड करते हैं। उनको ऐड करने के पहले मैं उनके बारे में उनका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। अपने रंजन सर 2018 रिसीव इंटरनेशनल कोरियोग्राफर अवार्ड इन मलेशिया एंड सिंगापुर इंटरनेशनल डांस टूर। 2017 फैसिलिटेड एज द खादगर भूषण। 2015 रेस्ट ऑफ रशिया एक्सलेंस अवार्ड इट ITC। 2014 एशिया अवार्ड इट लला। सो हम ऐसे बहुत से सर ने अचीवमेंट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम सुनेंगे उनके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस, जो वर्क का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा उनका वर्क का एक्सपीरियंस है। मैं बता दूँ आपको, करंटली रनिंग ए डांस स्टूडियो यूटिलिनियम डांस एकेडमी एंड इवेंट मैनेजमेंट नवी मुंबई एंड पटना। क्या बात है सर। कोरियोग्राफर event for AR Rahman concept at DIY Patil Stadium. Nice. Organized by Youth Star Award since last 7 years. Navi Mumbai. Choreographer cultural program for Mumbai. Visit your President Barack Obama sir on Indian culture. Choreographer for Mere Sajan album and ETV BR, जो ETV मतलब बिहार का ETV चैनल है, एडिशनल डायरेक्टर एंड रीजनल चैनल्स। ऐसे बहुत से अचीवमेंट सर ने किया है, हम उनके बारे में भी सुनेंगे। सो उसके पहले हम लोग ऐड करते हैं उनको। सो सभी दिल से जो आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो देखने आए हैं, सभी डियर ऑल फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आज के कॉफी विद नीलेश में। सो वेलकम टू रंजन सर एंड ऑल। हाय गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? I'm fine. Hello. Yeah, I am always fine, sir. सर मैंने आपके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया लोगों को, लेकिन आप ज्यादा डिटेल बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगा। सर जैसा आज का कॉन्सेप्ट है कॉफी विद नीलेश, जो लेट्स जर्नी आपके बारे में है, जो आपको पता है, और हम लोग फ्यूचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में आज बात करने वाले। नया कॉन्सेप्ट है, नया आइडियाज है। अभी जैसा मैंने आपके पहले बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो कॉमन स्टोरी था जनरेशन इंस्पिरेशन के ऊपर, उनके लाइफ जर्नी के बारे में। तो आपको ख्याल कैसा है कि हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं आज? मेरे हिसाब से नवी मुंबई जो है एकदम नया है, और मुंबई सबको पता है कि सब कुछ काम करने के लिए उनको सब मुंबई ही जाना पड़ता है। अगर नवी मुंबई नया है तो लोग नए हैं, यहाँ पे पूरा सिटी नया है, तो क्यों ना इंडस्ट्री भी यहाँ पे नया सेटअप किया जा सका है परफॉर्मिंग आर्ट का। तो उस पर्पज से मेरा आपके साथ डिस्कशन है आज। और जैसे कि कॉफी है, तो मैंने कॉफी बना के रखा है, देखो, और वो मेरा खुद का। यस सर कॉफी। तो वर्चुअल कॉफी पी रहे हैं हम लोग सामने। तो कॉन्सेप्ट ये है कि नवी मुंबई का पूरा सेटअप नया है, एवरीथिंग इज न्यू। तो अगर इंडस्ट्री इन सेंस के परफॉर्मिंग आर्ट जो है, तो क्या होता है ना कि अक्सर हम जानते हैं नवी मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अक्सर लोगों से सिर्फ ये सुना हुआ कि नवी मुंबई रोड बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। बट मेरा जो चाह है कि नवी मुंबई को ना एक कल्चरल हब बनाया जाए, कि ग्लोबल मैप पे नवी मुंबई को एज ए आर्टिस्ट के तौर पे भी जाना जाए। कि अगर मैं एग्जांपल लूं, पुणे को हमेशा एजुकेशन के लिए लोग जानते हैं कि एजुकेशन होता है। नालासोपारा का नाम आपको ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि नालासोपारा के बहुत सारे फेमस क्रू ने परफॉर्म किया, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड जीत के आए। इसकी वजह से नालासोपारा का नाम बहुत फेमस है। तो मेरा ये पर्सनल चाह है, और मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं शायद उनका भी ये चाह है कि जो एज ए आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मैं बाकी चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकता, मैं आर्टिस्ट के तौर पर ही बात कर सकता हूँ। तो एज ए आर्टिस्ट की नवी मुंबई को भी एक कल्चरल हब बनाया जा सकता है, और उसका एक सही तरीके से अगर हमने बीज लगाया या फिर उसका एक फाउंडेशन स्ट्रांग बनाया, तो डेफिनेटली ये हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हमारे बाद जो नए जनरेशन आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि सब कुछ बनाया मिल जाएगा। तो उनको ना ट्रैवल करना मुंबई नहीं। वेरी वेरी नाइस सर।
कि जैसे सभी को पता है कि जैसा आज का कॉन्सेप्ट कॉफी विद नीलेश है, जो इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में सबका दिल से ऑडियंस का स्वागत है। एंड आज के हमारे जो गेस्ट है मिस्टर रंजन शर्मा सर, फाउंडर ऑफ इटलियन डांस एकेडमी एंड डायरेक्टर। सर डायरेक्टर ऑफ किस चीज के है वो बता दो आप ही। सर कार्यक्रम स्टार्ट करने पहले नमः फिल्म्स, नमः फिल्म्स के आप डायरेक्टर, मतलब वो मूवीज के आपने कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन सर लोगों के लिए। नमः फिल्म्स एक्चुअली हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैं उसमें एक को फाउंडर हूँ और मैं और मेरे एक पार्टनर है मोहित, जिसके साथ मिलकर हमने एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया है। वो प्रोडक्शन हाउस का काम ही ये है कि हम लोग कॉर्पोरेट फिल्म बनाते हैं। कॉर्पोरेट फिल्म्स मतलब उनके डॉक्यूमेंट्रीज, उनके मैन्युफैक्चरिंग, पहला ये फेज है। सेकंड उसका फेज है कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। थर्ड ये फेज है कि हम रियलिटी शो बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है और इट्स अ वेरी न्यू बेबी, तो अभी उसको धीरे धीरे हम ग्रूम कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। और हमने काफी सारा काम किया है कॉर्पोरेट्स के लिए, मोस्टली किया है। और एक शॉर्ट फिल्म बनाया है नमा के नाम से ही, तो वो हमने फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह के लिए भेजा है। सो लेट्स सी, होप कि वो सिलेक्ट हो जाए एंड देन विनर्स हो जाए तो नवी मुंबई के टैग में एक नया नाम जुड़ जाएगा कि नेशनल अवार्ड या फिर कोई एक अवार्ड इस फिल्म को मिला है। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फिल्म वो प्रोडक्शन हाउस खोलने का मकसद ही यही था कि हम एक अच्छा और सोसाइटी को अच्छा। तो आपकी आवाज थोड़ा लो आ रही है, सुनाई दे रही। अरे आ रही है आवाज अभी? मैं जोर से बोलूं? हाँ मतलब थोड़ा, हाँ थोड़ा ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा लो आ रहा है। ओके ओके। सो नामा फिल्म का बनाने का मकसद ही यही था कि एक सेकंड शायद वॉल्यूम कम है क्या? हाँ वो फुल है वॉल्यूम। तो नामा फिल्म का एस्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट ये था कि हम कॉर्पोरेट्स के लिए या फिर सोसाइटी के लिए जो अच्छे अच्छे फिल्म्स हैं वो बना सके। और कमर्शियल बाद में जाएंगे, हम पहले सोशल बनाएंगे फिर कमर्शियल जाएंगे। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नामा फिल्म्स। तो अभी काफी सारा काम किया है। बहुत थैंक यू थैंक यू। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जैसा हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ऑडियंस का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हमारे आज के जो गेस्ट है मिस्टर रंजन शर्मा सर, वो कमेंट में क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके ऊपर उसको आंसर देंगे। ओके, सो हम लोग सर जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपका इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया, आपको बहुत मजा आने वाला है आपसे बात करके। तो हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। ओके सर, सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि आपके लाइफ जर्नी के बारे में, फर्स्ट डांस कंपटीशन आपने कहाँ खेला सर? ओके, बेसिकली मैं पटना से हूँ, बिहार से, और बचपन वहीं पे, और मेरे सर भी वहाँ पे हैं जिनसे मैंने डांस सीखा है। तो मैं जिस डांस क्लास में सीखता था तो उनका फर्स्ट एनुअल डे हुआ था 1997 में। सो ऑलमोस्ट 23 इयर्स बैक मैं स्टोरी जा रहा हूँ। बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था। तो वहाँ पे एक एनुअल डे हुआ, उसका पहला शो था वो मेरा। उसके बाद डायरेक्टली मैं स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन में गया। और वो एक अलग सी स्टोरी है। 1997 में वो समय मोहरा आई थी फिल्म, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो फिर फुल ऑन वो अक्षय कुमार जी की तरह ड्रेस वगैरह और गॉगल्स वगैरह पहन के बचपन में डांस किया था, तो बहुत फेमस हो गया था मैं। उसके बाद कैसे उस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी, मुझे याद है बहुत बारिश हो रही थी, और हम बारिश में भीग के गए थे और ऑडिटोरियम पहुंचे। पटना में एक बहुत फेमस ऑडिटोरियम, विद्यापति भवन, इज वेरी फेमस ऑडिटोरियम। और वहाँ पे स्टेट लेवल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने। सो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया और मुझे वहाँ पे सेकंड रनर अप मिला। और मेरा दूसरे दिन एक फोटो छपा न्यूज पेपर में कि रंजन शर्मा इज दिस अवार्ड। तो मेरे डैडी बहुत खुश हो गए, मतलब उनका मतलब अपने फोटो नहीं छपा था, मेरा फोटो छपा, तो वो बहुत हैप्पी हो गया। देन वहां से बोल सकते टर्निंग पॉइंट है डांस के ऊपर, कि फिर कंटिन्यू बढ़ते गए। और आज मतलब मैंने वो जमाना देखा है डांस का, जब हम वॉकमैन और वो टेप रिकॉर्डर से डांस प्रैक्टिस करते थे, और आज हम वर्चुअल क्लास लेते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सो एवरीथिंग देखा है, तो मुझे सब चीजों का एक्सपीरियंस है। और टाइम के साथ है ना, अपने आप को चेंज करते गया, जैसे सिचुएशन आई वैसे चेंज। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने कोरियोग्राफर, जितने आर्टिस्ट हैं, सिचुएशन सबके साथ आती है, अप्स एंड डाउन। सो आपको उस अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। तो मैंने चेंज किया और मैं हैप्पी, और लोगों का सपोर्ट मिला, पूरे स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी नाउ। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हाय डियर ऑल, सबका दिल से स्वागत है आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में नीलेश विद कॉफी या कॉफी विद नीलेश।
सभी लोग आई विश सबका, हम लोग का आज का 8 का सेक्शन है तो सभी ऑलरेडी आए रहेंगे, सब कॉफी चाय चाय पी के। सो हमारे आवाज आप तक सुनाई दे रही सबको? थोड़ा कमेंट में लिख के बताओ। ओके, तो हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। हाँ, कि फर्स्ट आवर सर, आपके लाइफ में फर्स्ट आवर कौन सा था सर? फर्स्ट अवार्ड तो वही मुझे स्टेट लेवल का डांस कंपटीशन मिला, जिसे कंपटीशन का अवार्ड बोल सकते हैं। और अगर मैं बोलूं अचीवमेंट्स का अवार्ड, तो वो पटना में ही मिला था, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड। और मुझे याद है कि मैं उस समय 14 ईयर्स का था, और 14 ईयर्स के एज में मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एनसीसी कैडेट होता है ना, आपको पता होगा एनसीसी के लिए हम लोग डांस सिखाते हैं, तो एनसीसी के बिहार और झारखंड तभी एक साथ था, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दिल्ली गया था। और दिल्ली में मैं उन कैडेट को सिखा रहा था, और वहाँ पे रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे थे, असम से और ये सब, तो मैं अलग अलग कैंप में जाके डांस देखता था, उनके फोक डांस। तो मैं अपने बिहार का फोक डांस रिप्रेजेंट किया था 26 जनवरी को दिल्ली में। तो वो वेरी बिग अचीवमेंट्स की मैं नेशनल लेवल पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं उस समय बहुत बच्चा था, मतलब 14 ईयर्स 15 ईयर 14 13 था, और मेरे सर भी मैं तो उस समय फोटोग्राफ किया था। तो मेरे नाम से जब गवर्नमेंट की तरफ से चेक आता है ना, तो वो भी मेरे नाम से नहीं आ पाया था, बिकॉज मैं बहुत छोटा था। तो मैंने चेक मेरे सर के नाम से मंगवाया और एप्लीकेशन देखे, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से चेक आया। तो मुझे वो याद है अभी भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। रंजन सर, हमारे बेलापुर के जो सोशल वर्कर मैंने जो सर के बारे में आपको बताए थे, तो मिस्टर हरीश पटेल सर भी अपने को ज्वाइन हुए हैं। सो वेलकम टू हरीश पटेल सर। आपने जो लाइव वीडियो आज का ज्वाइन किया, गुड सर बोला है उन्होंने, सो वेलकम। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपके लाइफ में एनी फनी मोमेंट इन चाइल्डहुड जैसे याद करके लगता है कि मैं मतलब आप सर क्या कितना स्टूपिड थे? मैं वो बोल सकता हूँ कि वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हुआ, क्योंकि पटना में कैसे क्रू हुआ करता था हमारा, मतलब मेरे जो सर थे, सर हैं उनका पहले डांस क्लास होता था, डांस क्लास से हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए जाते थे। तो डांस कॉम्पिटिशन से पहले हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और क्लास का स्पेस इतना बड़ा नहीं होता था कि 15 लोग 20 लोग 50 लोग डांस कर सके। तो हम लोग किसी कॉलेज के कैंपस में जाकर डांस करते थे। तो अक्सर पता है कि छोटे शहरों में ना लाइट चली जाती है, तो लाइट नहीं रहती थी। हाँ, तो हमारे पास एक छोटा सा वॉकमैन टेप रिकॉर्डर होता है, वो जिसमें बहुत सारे बटन, जो आपको पता होगा कैसेट का टाइम था, तो वो हमारे पास था, क्योंकि हम उससे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसका सेल चला गया, ठीक है, तो सेल चला गया, तो हम क्या कर रहे थे कि सेल को फिर हमने सेल परचेज किया, जितने स्टूडेंट्स हैं हमने सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया 5 रुपीज और 10 रुपीज, और सेल आया, सेल लगा के प्रैक्टिस किया। तो अब क्या हुआ कि भाई सेल है और जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो उसको ना रिवाइंड, पता है एज ए कोरियोग्राफर प्रैक्टिस कर लिए, बार बार रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करना पड़ता है एक स्टेप्स को करने के लिए। तो हम क्या करते थे, कैसेट को निकालते थे और पेन डाल के ऐसे घुमाते थे पीछे फिंगर से, अच्छा इतना हो गया टाइमिंग, फिर डालते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, नहीं ज्यादा हो गया, थोड़ा और घुमाओ। तो वो बहुत फनी पार्ट था। तो अभी वो सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ये कितना स्टूपिड वाला चीज है। हम शायद और थोड़ा पैसे लगा सकते थे और कुछ और बैटरी लगा रहे थे कि हम रिवाइंड फॉरवर्ड उस समय वहीं पे कर सकते थे। तो ये एक फनी पार्ट है जो डांस रिलेटेड है, और मेरा लाइफ में हमेशा याद रहेगा कि लोग ऐसे रिवाइंड, आई डोंट नो आज के लोग को नहीं पता होगा, जो अभी जनरेशन के बच्चे हैं जिनको डांस प्रैक्टिस करते होंगे, अभी तो वो ब्लूटूथ और स्पीकर हेडफोन्स सब कुछ है। उस टाइम कैसेट टाइम था, तो वो बहुत अल्टीमेट था। इवन कैसेट में भी क्या ना, मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ कि कैसेट में क्या होता था, मिक्स करना होता था कि पता नहीं अवेयर हैं सब लोग कि नहीं, तो छोटे शहरों में क्या होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, अभी तो सॉफ्टवेयर है, हम लोग खुद ही करते हैं। हाँ, तो 2 सिस्टम होता था जिससे प्रॉपर टाइमिंग में घुमा के और दोनों को रिकॉर्ड बटन एक साथ दबाते थे, देन वो स्पीकर कैसेट का जो इम्प्रेशन था दूसरे कैसेट पे, ब्लैक कैसेट पे आ जाता था। फिर वो वाला हम फाइनल प्रैक्टिस करते थे और उसको हम कॉम्पिटिशन में लेके जाते थे। तो वो फेज दिखाया मैंने, तो बहुत अल्टीमेट था वो। नाइस नाइस सर, बचपन का बहुत एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, जब हम लोग जो भी चीज बचपन की याद करते तो हम लोग को थोड़ा फनी टाइम भी लगता है हर चीज।
बचपन एक फनी होता है। ओके, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जैसे आज के हमारे जो गेस्ट है रंजन सर, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि एक क्वेश्चन राउंड होने के बाद ऑडियंस क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चंस और आपका क्वेश्चन और सर का आंसर, ये राउंड होगा। इसके बाद तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन इन चाइल्डहुड डांस लर्निंग पोज। लर्निंग पोज, स्टाइल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बचपन में मैंने पहले जो डांस सीखा ना वो माइकल जैक्सन ने सीखा, क्योंकि माइकल जैक्सन का मैं डाई हार्ड फैन हूँ, मतलब अभी भी हूँ। इवन मेरे पीछे देखो तो एक माइकल जैक्सन बुक भी है, बायोग्राफी। सो फुल बायोग्राफी है मेरे पास। एंड उसका भी एक अलग स्टोरी है, क्योंकि छोटे शहरों में ना माइकल जैक्सन को लोग जानते नहीं थे है कौन। तो मेरे जो सर हैं उन्होंने बताया कि एक ऐसा है माइकल जैक्सन, बहुत फेमस पॉप सिंगर एंड डांसर, इंटरनेशनल मतलब होगा कोई। तो मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि माइकल जैक्सन का पोस्टर शॉप पे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं बचपन में तो कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो मैं पैसे वैसे वो पिगी बैंक से निकाल के और जितने भी उस शॉप पोस्टर जितने भी मतलब बड़े बड़े साइज है मैंने सब उस समय ये सीन था ना कि किसी और को ना मिले वो पोस्टर, मुझे ही सब मिले। तो मैंने सब ले लिया और मेरा रूम है होम टाउन में, तो वहां पे मैंने लगाया। और 3-4 साल जब भी पेंटिंग होती है ना घर की, तो हम वो उसको प्रॉपर रोल करके रखते थे एंड पेंटिंग होने के बाद वापस चिपकाते थे। तो 3-4 साल तक उसको चलाया, मतलब साफ कर करके एंड उस बीच में फिर तो सिस्टम चेंज हो गया, डीवीडी और सीडी भी आ गया था। तब तक हमारे पास माइकल जैक्सन के बहुत सारे वीडियोस थे। तो माइकल जैक्सन इंस्पिरेशन रहा हमेशा और उनका ही स्टाइल डांस करता रहा बचपन से। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। नाउ क्या बात है सर, वेरी वेरी नाइस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज फर्स्ट मोटिवेशन इन चाइल्डहुड जिसके बाजू से आप यहाँ तक पहुंचे, कि सबका कोई ना कोई मोटिवेशन होता है सर। राइट। तो मेरा जो मोटिवेशन था स्पेशली कि मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे और वो गवर्नमेंट जॉब के बाद में मैं अक्सर एवरीडे डांस कंपटीशन, हर हफ्ते डांस कंपटीशन में जाता था। और मेरा घर पूरा अवार्ड भरा हुआ है, मतलब वो टारगेट ही है कि जीतना है। और क्या होता है ना कि आप जब जीतते हो ना तो आपके छोटे शहर में सब लोग जानने लगते, तो आपको वो हारना नहीं, वो बर्दाश्त नहीं होगा आपको। तो जीतना है तो दिन रात मेहनत कर रहे। तो मेरे डैडी नॉर्मली कभी शो में नहीं आते थे देखने के लिए, बिकॉज़ ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, बिजनेसमैन भी थे और जॉब में भी थे, तो साइड बाय साइड बिजनेस ही था। तो मैं क्या करूँ, तो मेरे डैडी को एक दिन पता चला कि इसका डांस कंपटीशन, आई गेस मैं 11 इयर्स का था, 11 इयर्स का डांस कंपटीशन है। तो मेरे डैडी आए उस शो में, और शो में अक्सर क्या होता है टिकट होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है ना, हम जुगाड़ बोलते हैं यार तेरे पास पैसे से क्या, तेरे पास टिकट से क्या। मेरे डैडी ने मेरे लिए टिकट्स खरीदा और टिकट खरीद के अंदर आए। तो मैंने बोला कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो, तो आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं थी। बोले नहीं, मेरा बेटा हीरो से कम नहीं है, मतलब ही इज आर्टिस्ट, तो सर रिस्पेक्ट करने के लिए मुझे टिकट खरीद के ही आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली फ्री में चले जाते। मुझे वहां से बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब भी मुझे कुछ नया करना है और अच्छा करना है। क्योंकि अगर इस तरीके की सोच मेरे मॉम डैड की है कि मेरा बेटा आर्टिस्ट, मतलब सेलिब्रिटी तो नहीं है बट अभी है, जो है मेरे लिए वही है, तो उसके लिए मैं टिकट खरीद के जाऊँ, तो वो एक इंस्पिरेशन है। हाँ, वेरी 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 नाइस सर, वेरी नाइस। उसके लिए तो थैंक यू क्या बनती है आपके लिए सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड एंड स्टेज डांसर एंड देयर करियर। हाँ, ओके। अंडरग्राउंड डांसर्स एंड स्टेज डांसर के बारे में आप फर्क पूछ रहे हो, राइट। सो अंडरग्राउंड डांसर मैं बोलूँ तो शायद जितने डांसर्स मेरे फ्रेंड होंगे तो थोड़ा सा लगेगा, बट मैं इसका आंसर दूंगा। अंडरग्राउंड डांसर कितना सबको पता है कि डांसर्स हैं, बट जो टेक्निकली हमें आपको ये पता है कि दो कम्युनिटी है, एक अंडरग्राउंड डांसर का और एक स्टेज डांसर का। अंडरग्राउंड डांसर्स जो होते हैं वो प्योर डांसर्स होते हैं, जिनको एकदम तामझाम नहीं चाहिए, ना अच्छे ड्रेस चाहिए, ना अच्छा लाइट चाहिए, ना कुछ चाहिए।
बट जो स्टेज डांसर होते हैं उनके पीछे 5-20 लोग डांसर्स चाहिए, उसको लड़कियां चाहिए पीछे, 20 लड़कियां होनी चाहिए, ये सब होने चाहिए। जो अंडरग्राउंड डांसर्स होते हैं ना, वो हार्डकोर प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डांस मूव्स के ऊपर और टेक्निक लगाते हैं। और जो इस परफॉर्मेंस है ना, उसमें स्टोरी रहेगी, ड्रामा रहेगा, थोड़ा एंटरटेनिंग रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंडरग्राउंड डांसर्स पीछे रह गए और स्टेज डांसर आगे निकल गए, और जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं। अंडरग्राउंड डांसर बहुत फेमस है, मैं खुद उनसे बहुत सीखता हूँ, और जब भी वर्कशॉप होता है मैं उनका वर्कशॉप अटेंड करता हूँ। तो गाइस सब लोग, आप लोग जाओ अंडरग्राउंड डांसर का। एक और चीज है ना कि अगर आप अभी का रियलिटी शो देखोगे, जितने भी फेमस रियलिटी शो है आ रहे हैं, तो वहां पे ना जो डांसर्स आ रहे हैं वो अंडरग्राउंड से ही आ रहे हैं, तभी वो डांस स्टाइल आज के लेवल का बन पाया। अगर मैं आपको सिर्फ ये 10 साल पीछे लेके जाऊं, और जब भी नया नया रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, बट मैं 10 साल पहले ज्यादा लंबा नहीं चाहूंगा, तो उसने देखा होगा कि बेसिक डांसेस आते थे। आपको भी लगता होगा यार इसका स्टाइल तो हम लोग सब कॉपी कर लेंगे, वो भी कर लेगा, बट आज के जो डांसर्स आज के डांसर्स आते हैं वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोज आर द अंडरग्राउंड, बिलोंग्स टू अंडरग्राउंड, तो लोग अंडरग्राउंड से हैं। और अंडरग्राउंड से नहीं है तो अंडरग्राउंड से लेके आ रहे हैं। मतलब मैं दोनों करता हूँ, अंडरग्राउंड भी और कमर्शियल भी, तो मैं दोनों को जानता हूँ और दोनों में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उनसे मैं थोड़ा सीखूंगा और मैं उसको स्टेज पे करूंगा, तो लोगों को क्या लगेगा, वाह। बट अंडरग्राउंड इज प्योर डांसिंग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अंडरग्राउंड डांसर्स को सपोर्ट करो और अंडरग्राउंड डांसर से सीखो, रेदर देन किसी सेलिब्रिटी से या किसी फेमस पर्सनालिटी से। बिकॉज अगर आपको प्योर डांस सीखना है तो आई एम डैम श्योर कि आप अंडरग्राउंड से सीखो, तो आपका जो ग्रोथ होगा ना, वो हाई लेवल पे ग्रोथ होगा और टेक्निकली ग्रोथ होगा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। जैसे अभी जो फर्स्ट राउंड हुआ है, जैसा हमारा क्वेश्चन सर लाइव रंजन सर की लाइफ जर्नी के बारे में, तो जैसा अभी हमारा सेकेंड राउंड है ऑडियंस क्वेश्चन। सर ऑडियंस क्वेश्चन में क्या होता है, लोग ऑडियंस क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर आपको आंसर देना पड़ता है शॉर्ट में, लॉन्ग में, क्योंकि लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, उसका एक टाइम लिमिट होता है। तो टाइम लिमिट तक हम लोग ऑडियंस का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड राउंड में चले जाएंगे। ओके, सो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जैसे आज का हमारे जो गेस्ट है रंजन सर, तो जो भी आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आपका क्वेश्चन रहेगा और आंसर रंजन सर का रहेगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट से। ओके, अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है आपको, हु इज योर बेस्ट डांसर? बेस्ट डांसर अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री से या विदाउट इंडस्ट्री, सो ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है। अगर मैं इंडस्ट्री से बोलूं तो हाँ, प्रभुदेवा जी हैं, उनके जैसा अमेजिंग डांसर एंड अमेजिंग मूव नहीं है अभी तक किसी का। और मैं अंडरग्राउंड डांसर्स की बोलूं तो मुझे मीक 65 बहुत अच्छा लगता है, उसकी पॉपिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। तो मीक 65 इन इंडिया, और फॉरेन में तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनका मैं नाम लूंगा तो बहुत हो जाएगा। सो मीक 65, अगर आप लोग चाहो इंस्टाग्राम पे सर्च करो मीक 65, अभी नाउ इज इन बिग डांस सेंटर में वो डांस कर रहा है। सो उसकी पॉपिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है, वो जो मूव्स करता है ना, वो अमेजिंग मूव्स है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अंडरग्राउंड में एंड देन गुड सर, गुड गुड, थैंक यू। हरुण का क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि हरुण ने हम लोग ने सर ने ऑलरेडी मोटिवेट के बारे में बता दिया, मोटिवेशन के बारे में कि कौन है करके। सर श्रीन शेख ने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज शो एंड सम मूव्स प्लीज, मतलब आप कौन सा एक स्टेप करके दिखाओ। अच्छा, कौन सा स्टेप्स करूं? हाँ, तो सर हाँ, जैसा आपने सर चाइना वर्ल्ड का बोला ना स्टेप्स के, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन तभी किया था। हाँ देखो, रंजन सर करके दिखा था एक स्टेप, क्या बात है सर, थैंक यू। देखो एक स्टेप बोलते हमारे रंजन सर ने बहुत से स्टेप किया है। सर अश्विन ने क्वेश्चन पूछा, इज लॉकडाउन हाउ यू मैनेज ऑल थिंग्स? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। कि सबसे पहले ना कि मैं बोलता हूँ ना कि आई एम कोरियोग्राफर एंड डांसर, तो कोरियोग्राफर और डांसर्स बाद में पहले एक अच्छा इंसान बनूं, तो मेरा ना लोगों के साथ जो रिलेशन है ना, जैसे नीलेश के साथ भी भाई जैसा रिलेशन है, तो मतलब सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे रिलेशन की वजह से क्या ना, मेरे स्टूडेंट्स ना मेरे साथ बहुत क्लोज हैं। तो जैसे लॉकडाउन हुआ एंड थोड़ा टाइम के बाद आई फील कि नहीं यार, अब ऑनलाइन क्लास ही चालू करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन हमने क्लास चालू किया। फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन को और कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हमें मैंने अमेजोन से और 2-3 कैमरा मंगाया, उसको अगर जूम पे अगर हम क्लास लेते हैं तो उसमें ऑप्शंस,
तो अलग अलग एंगल में कैमरा लगा दिया। अगर किसी को लेग का मूवमेंट देखना है तो कैमरा 2 पे, कैमरा 3 पे जाएंगे तो सीधे फुल वाइड लेंथ जाएगा, लेफ्ट लेंथ। तो थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस है, लेकिन इश्यूज को क्या बोलते हैं ना कि अभी जरूरत है ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि सबको पता है कि ये ऑनलाइन क्लास ही अभी सक्सेस होने वाला है। अगले 6 महीने के बाद भी डांस क्लास का वो लेवल नहीं होगा जो पहले था। तो ऑनलाइन में ही आप ज्यादा फोकस कीजिए, और जितने कोरियोग्राफर्स हैं, जितने डांसर्स हैं, स्पेशली मैं उनको बोलता हूँ कि जो आपके पुराने डांस स्टूडेंट थे उनको ही सिखाइए, और ऑनलाइन का टेक्निक्स बदलिए। तो अगर आप वर्चुअल क्लास बोल रहे हैं तो वर्चुअल क्लास अलग अलग डायरेक्शन से दिखने को मिले, तो ये एक ऑप्शन है फिलहाल एज ए डांसर मैं बता सकता हूँ। नाइस। डीजे यस साउंड, हाय। नाम तो डीजे साउंड लिखा है तो पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो एक्चुअली, क्योंकि इंस्टाग्राम में पूरा नाम नहीं लिखते, तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ, मुझे पता नहीं। तो आप मुझे पर्सनली आपका फोटो डाल दो तभी मैं पहचान सकूंगा। सो हाय। सो उमेश ने क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट डू यू फील हैव बीन द इम्पोर्ट सक्सेस योर लाइफ? हैव बीन द सक्सेसफुल लाइफ। तो सुनाई दिया क्वेश्चन आपको? हाँ। सो आप ये बोलना चाह रहे हो कि सक्सेस लाइफ में मैं पिन कर देता हूँ क्वेश्चन आपको। हाँ। What do you feel have been important in success your life? अच्छा, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहा सक्सेस के लिए? सो ऑब्वियसली लोगों का सपोर्ट, और मैं बोलूँ सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं होता है। आज आप मुझे देख रहे हो, नीलेश मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो मेरे लिए ये सक्सेस है। तो सक्सेस हर टाइम चेंज होता रहता है। अगर मैं आज के 5 साल के बाद चाहूँ तो सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें सक्सेस है। बट हाँ, सक्सेस का इंपॉर्टेंस है कि बिहेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका बिहेव हर किसी के साथ कैसा है। तो अगर मैं बोलूँ कि सक्सेस किसी एक इंसान की वजह से हुआ है, ऑब्वियसली सब लोग का एक कॉमन आंसर होता है कि मॉम डैड एंड देन मेरे गुरु, ये तो है ही। बट उसके अलावा जर्नी होती है स्टार्ट। तो जब जर्नी स्टार्ट होती है तो अलग अलग लोग मिलते हैं आपको, अपने असिस्टेंट मिलते हैं, आपके कोरियोग्राफर्स मिलते हैं, आपके स्टाफ मिलते हैं, आपका वॉचमैन मिलता है, आपका दूध वाला मिलता है। तो एवरीवन आपके जो लाइफ में इंपॉर्टेंस है, वो सब कोई आपका सक्सेस का एक पार्ट है। तो आप जब तक उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं हो, आप सक्सेस नहीं होंगे। सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट कि आप सबके साथ अच्छा ट्रीट करो, ऑटोमेटिकली आप सक्सेस हो जाओगे। वेरी वेरी नाइस सर। अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू एडवाइज स्टेप्स फॉर होम डांसर टू स्टे फिट? डांस करते रहो, आप अपने आप फिट हो जाओगे। सर हमने क्वेश्चन पूछा है, आजकल जो इवेंट्स पर शोज होते हैं, उसमें टैलेंट से ज्यादा पैसा जरूरी होता है क्या? देखो, कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने इस चीज को तो गलत कर दिया है। वो और मैं और आप सब जानते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अगर आप डांसर हो तो सबसे पहले आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो, क्योंकि बहुत मेहनत किया है, तो आप वो देखो कि वो शो जो है वो वाकई में डांस कंपटीशन के लिए था या फिर सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए था। अगर मैं बोलूं कि सपोज एक महोत्सव हो रहा है, XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा, ये महोत्सव हो रहा है, तो वो महोत्सव का टारगेट डांस कंपटीशन था या फिर वहां पे जो लोग आए हैं उनका इंटरटेन होना था। तो दो अलग अलग चीजें। तो मैं हमेशा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मेरे स्टूडेंट मुझसे नाराज हुए थे इस बात से कि मैं उनको हर शो में भेजता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो शो भीड़ इकट्ठा करने के लिए है। ठीक है, वहां पे जीतेंगे वही लोग, उनके खास होंगे या फिर उनके आसपास के लोग होंगे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसी भी कंपटीशन में जाइए, उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस देखिए और वो उस लेवल का कंपटीशन कराने लायक है या नहीं है, जितना आपका टैलेंट है, या फिर आपका टैलेंट जज करने लायक वहां पे लोग हैं या नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक एनजीओ है, सपोज एक एनजीओ है, उसने एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लिया, मुझे एक बात बताइए कि एक एनजीओ को डांस कंपटीशन से क्या फायदा है? वो बोलेंगे कि हम नए टैलेंट को आगे कर रहे हैं, बट पहले ये देखिए कि आप उनका टैलेंट कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि उसने पूरी लाइफ, अगर मैं बहुत ही बात करूं, मैंने पूरी लाइफ सिर्फ एक ही काम है, डांस। तो आप मुझे जज नहीं कर सकते ना, तो मेरे जज करने के लिए मुझसे सीनियर लोग चाहिए। तो हमेशा आप ये टारगेट कीजिए कि आप कौन से कंपटीशन में जा रहे हैं,
साल में एक ही कंपटीशन हो जाइए, 2 ही कंपटीशन हो जाइए, बट रिकग्नाइज कंपटीशन कीजिए, अच्छा कंपटीशन कीजिए जहाँ पे फेयर होता है सब कुछ। और अगर अभी तो सब कुछ सोशल मीडिया का जमाना है, अगर किसी के बारे में अगर किसी ने गलत किया तो ऑटोमेटिकली आपको उसके दिख जाएंगे, आपको उसके यूट्यूब चैनल से लेके सब कुछ दिख जाएगा। तो बेटर है कि आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे बेटर क्वालिटी का डांस को या फिर किसी भी फील्ड को, किसी भी आर्ट को रिकग्नाइज और रिस्पेक्ट मिलता है। इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मली होता है ना कि हम किसी कंपटीशन में जाते हैं ना, तो मैं ऐसा एक और इंटरव्यू में मैंने बोला था ये बात कि क्या होता है ना कि डांसर्स को हमेशा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर प्लीज मेरा वाला डांस पहले करा दो ना, मेरा वाला करा दो। सो मुझे ना वो चीज बहुत बुरा लगता है कि डांसर्स या आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, और अगर उनका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो प्लीज उनको शो में मत बुलाया करो, क्योंकि ये बहुत और हाँ कि सर मेरा वाला डांस पहले करा दो, मेरा वाला डांस करा दो, उनको टाइम दिया, फिर वो शो होल्ड होके ना कुछ और हो जाएगा। सपोज कोई पॉलिटिशियन आ गया, उनका आदर सत्कार हो रहा है, या फिर किसी को अवार्ड्स देने लगे, अरे वेयर इज डांस कंपटीशन था वो, तो वो खत्म होके कुछ और होने लगता है। तो उस चीज को आप समझिए, और समझने के बाद ऐसे जगहों पे ही डांस कंपटीशन की जाइए। अदरवाइज आप साल में एक ही बार डांस कीजिए, बट दिल से सेटिस्फेक्शन तो वो कम से कम। सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट, और इसके लिए मेरे स्टूडेंट बहुत नाराज रहते हैं, सर आप जगह नहीं भेजते हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे बच्चे ऐसे जगहों पे नहीं जाएंगे जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होता है। क्या बात है सर, वेरी नाइस आंसर सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मनस्वी स्नेहा, सर व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग टू फाइंड न्यू टैलेंट इन नवी मुंबई। मैं क्वेश्चन पिन कर देता हूँ फिर भी। ओके ओके तो सर मनस्वी जी नमस्कार। मनस्वी मेरी स्टूडेंट ही है वैसे। तो सो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग फॉर द ओके सो अपकमिंग टैलेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग बोला था परफॉर्मिंग आर्ट। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ के जो बिग शॉट पॉलिटिशियंस हैं या फिर सोशल वर्कर्स हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक सिस्टम बनाए, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं, उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा, पिलर स्ट्रांग रहेगा, तो आने वाला टाइम में टैलेंटेड भी लोग मिलेंगे। वो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना पार्ट का काम तो करूंगा ही, कि मैं अच्छे अच्छे टैलेंट को ढूंढूंगा, अच्छे अच्छे डांस कंपटीशन कराऊंगा और उस कंपटीशन को एक लेवल पे लेके जाऊंगा, और उस लेवल से अगर वो जीते हैं तो फिर उनको स्कॉलरशिप देके इंटरनेशनल या नेशनल किसी भी अच्छे डांस क्लासेस में उनको स्कॉलरशिप दिला सकूं। सो दिस इज माय टारगेट, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है। मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं कर सकता कि मैं यूएस भेजूंगा और ये कर दूंगा, वो सब नहीं कर सकता, तो नहीं करूंगा। हाँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि अच्छे टैलेंट लोगों को अच्छे कंपटीशन तक गाइड करूंगा, सिखाऊंगा, बाकी रास्ता उनको खुद बनाना पड़ेगा। तो ये मैं कर सकता हूँ। नाइस। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा सर ने ऑलरेडी उसका आंसर दिया है, तो हम वो क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। जो ऑडियंस क्वेश्चन, क्योंकि आगे के राउंड और मजेदार है, जो आपको बहुत मजा आएगा, एंटरटेनमेंट का राउंड है। सो वेट एंड वॉच। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका लॉकडाउन के बाद। मेरा एक अवार्ड शो होने वाला था, यूथ स्टार अवार्ड, बट लॉकडाउन की वजह से वो अभी होल्ड पे है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम वापस से उसी पे फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक डांस इंडिया लीग स्टार्ट किया था, जो सारे स्टेट को लेके एक डांस कंपटीशन था, और अगर सब कुछ अच्छा, एनडी स्टूडियो के साथ मिलके हमने किया था, नितिन देसाई स्टूडियो है करजत में, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और उनके साथ मिलके हमने वो शो किया था, और वो बहुत जल्दी उसको चैनल पे लेके आ रहे हैं। और दिस इज माय पाइपलाइन प्रोजेक्ट की, और वो अगर सच्ची में अगर शो आ गया, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इंडिया में रियलिटी शो बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर का कोई लेवल ही नहीं बन पाएगा। तो हमने उसके लिए 3 साल प्रोजेक्ट पे काम किया। वो तो वैसे। सो उमेश ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट टाइप ऑफ डांस यू लाइक मोस्ट। देखो मेरा ना डांस स्टाइल सब अच्छा लगता है। मैं सम टाइम फोक भी कर लेता हूँ, सम टाइम जब जैसी जरूरत होती है, बट पर्सनली आई लाइक हिप हॉप। सो पर्सनली आई लाइक हिप हॉप एंड सालसा। तो सालसा भी करते हैं पार्टियों में, एंड देन सिखाते भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वर्कशॉप्स लिया है। अभी कालाघोड़ा फेस्टिवल में हमने सालसा का वर्कशॉप लिया, लैटिन सालसा, एंड पर्सनली हिप हॉप एंड सालसा।
मनस्विनी सर क्वेश्चन पूछे अगेन सर, एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल कैसे चॉइस कर सकते हैं ताकि उसमें स्पेशलिस्ट ज्ञान हो सके? वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा डांस आपको स्टाइल अच्छा लगता है, तो उसके ऊपर आप ज्ञान ले सकते हो। वो सर का आंसर ही मैंने दिया कि सिंपल और कॉमन क्वेश्चन से मतलब कैसा होता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही स्टाइल मैं कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं दिमाग वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं, तो उसमें आपका दिमाग भी वेस्ट होता है, वैसा वेस्ट होता है, टैलेंट भी वेस्ट होता है। यस आप राइट। इसका आपके लिए सर? हाँ क्या मेरे लिए आप मुझसे पूछ रहे हो? आपने आंसर बता दिया वो? हाँ वो क्वेश्चन का आंसर सर। वैसे आप खुद नॉलेज है सर, आप सही बताया है कि जो डांस फॉर्म आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और जिसका बीट आप बहुत इजीली पकड़ लेते हो और जिस डांस को करने के बाद आपका पोस्चर्स एंड स्टाइल दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन लगता है, तो उसी फॉर्म को अगर आप धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो मेरा कॉन्सेप्ट है जैसे अब डॉक्टर क्वेश्चन पूछे, बोलो बोलो। तो डॉक्टर्स रहते हैं तो उनका भी एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, तो किसी को सर्जरी में बहुत शौक होता है तो सर्जरी में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई फिजियोथेरेपी करते हैं तो उनका उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो सेम डांस में भी है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और किस चीज की वजह से आपका स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी को फोकस कीजिए। तो हमने क्वेश्चन पूछा है तो टैलेंट को जज करते क्या पैसे को जज करते? मैं टैलेंट को जज करता हूँ, बाकी लोग का तो पता नहीं, बट मैं पर्सनली टैलेंट को जज करता हूँ, कुछ भी हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, जो आपने इतना अच्छे क्वेश्चन पूछा, सर ने इतने अच्छे आंसर दिया। सो यहाँ पे हमारा ऑडियंस क्वेश्चन राउंड खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग रैपिड फायर के क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट की दुकान मिल जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। रैपिड फायर सर, ये क्वेश्चन सर आपको एक ही लाइन में आंसर देना है, अगर जितना मैं आपको एक्सप्लेन करने बोलूं आपको उधर एक्सप्लेन करना है। सो रेडी सर? रैपिड फायर के बाद एक गिफ्ट है, वो मिलेगा क्या? रैपिड फायर के बाद एक गिफ्ट हैम्पर भी होता है। हाँ, गिफ्ट हैम्पर से हम लोग लॉकडाउन के बाद देंगे, इसलिए तो हम लोग आप अपने घर पे चाय कॉफी पी रहे सर। ओके सर, सर रेडी? अगर आप डायरेक्टर फाउंडर नहीं होते तो आप कौन होते? मैं इंजीनियर होता। इंजीनियरिंग करवाना बहुत बहुत प्रेशर था इंजीनियरिंग करने का। तो क्या बात। व्हाट इज योर फेवरेट जोक? संता बंता वाला जोक। संता बंता जोक जोक। हाँ फनी जोक, संता बंता के बहुत सारे जोक आते हैं, तो उसमें से कोई भी आप जोक ले लो, बहुत फनी होते हैं। हाँ वो थोड़ा ट्रेंडी पहले था, अभी नहीं है। ओके सर, बॉलीवुड के 5 कॉमन डायलॉग आपको बोलना है। ओह माय गॉड। जो लोगों, तो मैं आपको नाम दूंगा सर, अच्छा वो नाम के डायलॉग आपको बोलना है। ओके अच्छा, उनके नाम के साथ बोलना है। माय गॉड। अच्छा हाँ सर, मैं नाम बताऊंगा ना आपको सर, आपको तो डायलॉग बताना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आप डायरेक्टर हो तो सर आप थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके सर, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण डायलॉग फेमस। कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, उसके बाद क्या है, माथे घर का ताज होता है समथिंग, एक चुटकी सिंदूर, तुम क्या जानो रमेश बाबू, समथिंग समथिंग। हाँ ऐसा वाला है। या सर धर्मेंद्र सेकंड, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र का डायलॉग। हाँ वो उसका डायलॉग था, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। सर दूसरा फेमस डायलॉग है ना, बसंती कुत्तों के साथ। हाँ यार वो याद ही नहीं आया अच्छी। ओके सर, एक पॉइंट चला गया सर आपका। हाँ एक ही पॉइंट का आंसर मिला। सो थर्ड सर, थर्ड अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग कौन सा था? माय गॉड, सरकार सरकार। मैं बताऊंगा तो फायदा है ना सर आज के बाद से। हाँ कितना फेवरेट डालेंगे सर? हाँ आज मेरे पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस से तुम्हारे पास है नहीं। दिस इज सचिन कपूर, सॉरी। अमिताभ बच्चन, मेरे पास आज का शो है सर, कॉफी विद नीलेश। आप बता दो, मुझे सडनली स्ट्राइक नहीं हो रहा अमिताभ बच्चन का, बट बहुत सारे डायलॉग हैं यार, फिर याद क्यों नहीं आ रहा है? वो सडनली याद नहीं आता है आपको ना सामने।
क्योंकि मैं सडनली नाम दे रहा हूँ तो आपको, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर फोर्थ, शाहरुख खान। हार के जीतने वालों को, जीत के हारने वालों को बाजीगर कहते हैं। सब उल्टा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, जो भी आता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सर बेटा। सर 5, मिथुन दा। मिथुन दा, वो कौन सा अन्ना नारियल पानी वाला समथिंग, वो मुझे बोल नहीं पाऊंगा। बोलो सर, डायलॉग बोलो। ओके पानी वाला समथिंग समथिंग बोलते थे, वो मैं भूल गया। वैसे क्या जय लाल किशन। तो इसमें आपके 5 पॉइंट चले गए सर, तो आपका गिफ्ट हम पर आपको कॉफी पीना पड़ेगा घर पे सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट विल यू नेवर डू। आप कभी कुछ नहीं करोगे। कभी कुछ नहीं करूंगा। व्हाट विल यू नेवर डू। मैं चीट नहीं करूंगा किसी को। नाइस। अभी सर, अभी का जो राउंड है हुक स्टेप है, आपको 5 फेमस स्टार के फेमस हुक स्टेप करना है आपको। माय गॉड। तो मैं जिनका नाम बताऊंगा सर आपको, जो एक्टर का, वो एक्टर का आप मुंह से म्यूजिक प्ले करो, स्टेप मारना। ओके सो रेडी सर। बैठे बैठे करो, खड़े खड़े करो, हमारे मैं और मेरी ऑडियंस तो मजा लेने वाले सर। सो रेडी सर। फर्स्ट ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, एक पल का जीना अब, हाँ वो वाला। ओके। सेकंड मिथुन दा। अभी उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे करते हैं ना समथिंग। हाँ तो बैठे बैठे कर सर, थोड़ा आप चाहे तो थोड़ा पीछे आके भी कर सकते हो सर। चेयर हटाना पड़ेगा मेरे को। हाँ ओके रेडी गाइस। हाँ रेडी। हाँ चलो। हाँ क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस सर। मैं इस चेयर हटा दे। गोविंदा सर। गोविंदा। हाँ गोविंदा। क्या बात है, आखियों से गोली मारे डिस्काउंट। सर चौथा जितेंद्र। जितेंद्र, ओ ताकी ताकी रे, जब से तू में झाकी समथिंग। क्या बात है सर। लास्ट सलमान खान। हाँ हाँ दिख रहा सर, दिख रहा सलमान खान लास्ट। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवान। आई गॉट वो नहीं मुझे लगा सर आप टी शर्ट निकाले क्या सर। नहीं उतना बॉडी नहीं है मेरा। ओके थैंक यू सो मच सर। इसके लिए आपको क्लैप मिलता है। और एक क्वेश्चन के लिए आपने जितने 5 क्वेश्चन के आंसर ठीक से नहीं दिए, तो इसको आपको आउट ऑफ 10 मिलता है। सो वेरी नाइस सर। थैंक यू सर। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये रैपिड फायर का क्वेश्चन हुआ, जो लास्ट का क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन सर को पूछने जा रहा हूँ, जो आज का अपना कॉन्सेप्ट है। सो सर रेडी। नवी मुंबई आर्ट फेडरेटी किस जगह देखना है और क्या करना चाहिए उसके लिए बेटर हो सके। नवी मुंबई का आर्ट फेटर्निटी, बराबर, आर्ट फेटर्निटी को किस लेवल पे देखना है मुझे। नवी मुंबई का आर्ट फेटर्निटी सिमिलर टू द मुंबई का फिल्म सिटी की तरह देखना है, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं एक छोटा इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा फर्टिलिटी यहाँ नवी मुंबई में बनाऊं। और जितने भी नवी मुंबई के टैलेंटेड लोग हैं, जिनको ये अक्सर बोलना पड़ता है कि हमें रिकॉर्डिंग के लिए वहां जाना पड़ता है, हमें शूट के लिए वहां जाना पड़ता है, या फिर हमें कुछ भी करने के लिए हम जाते थे मुंबई। अगर आपकी अक्सर स्टोरी सुनोगे लोगों की, तो वाई नॉट हमें नवी मुंबई, हम अपनी जगह पे क्यों नहीं क्रिएट कर पाते। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अच्छे ऑडिटोरियम अच्छे बने एंड सस्ते बने, कि जिसे जो स्टार्टअप डांस क्लासेस कर रहे हैं या स्टार्टअप स्कूल है, जिनको एनुअल डे कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े। आपको और हमको सबको पता है कि बहुत गिने चुने ऑडिटोरियम है जिसके लिए बहुत फाइट करना पड़ता है अगर शो करवाना है तो। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर यहाँ के जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनका ये एक सिटी को डेवलप करने के साथ साथ आर्टिस्ट को भी डेवलप करना एक सेकंड काम है। एंड दिस इज आल्सो बिजनेस, बिकॉज अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई फिल्म सिटी एक दिन डेवलप नहीं हुआ, बहुत साल लग गया ना। तो अगर यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे तो आने वाले जनरेशन को यहाँ पे एक अपना इंडस्ट्री मिलेगा, जहाँ पे स्टूडियो होंगे, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, जहाँ पे अच्छे अच्छे सेट लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग जाके शूट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा,
यहाँ के लोगों को रहने के लिए जगह मिलेंगे, एंड देन नवी मुंबई का ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम होगा कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी है। जैसे हम रामोजी फिल्म सिटी की बात करते हैं, या फिर मुंबई में पूरा आदर्श नगर से वो पीछे गोरेगांव फिल्म सिटी की बात करें, आड़ी कॉलोनी की बात करते हैं, तो वो पूरा एक एरिया है जहाँ पे फिल्में और सीरियल्स और स्टूडियोज बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लॉट अलग अलग फैंसेस को या फिर अलग अलग डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउसेस को दिया है। वैसे ही मेरा जो टारगेट है कि नवी मुंबई में भी यहाँ का गवर्नमेंट, लोग, यहाँ के जो रियल आर्टिस्ट हैं, नॉट फॉर द आर्टिस्ट फॉर ओनली फेमस होना है इसलिए मुझे ये करना वो करना नहीं, अच्छा एक सोच के साथ कि मुझे यहाँ पे एक अपना इंडस्ट्री बनाना है जिसमें बिजनेस भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले और आर्टिस्ट को ट्रैवल नहीं करे। वो तो लाइफ में ना मुंबई और नवी मुंबई का ट्रैवल करते करते आधी जिंदगी निकल जाती है। अगर आप एक बार जाओ ट्रैफिक में तो 1.5 घंटे जाना, 1.5 आवर मैक्स मिनिमम, और ट्रैफिक रहा तो 2.5 घंटा भी लग सकता है। तो 2.5 घंटा जाना 2.5 घंटा आना, तो उसमें आप कर क्या पाओगे? या तो आपको उधर रहना पड़ेगा तो या इधर रहना पड़ेगा। अगर मैं इधर रह रहा हूँ, इधर सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज है, व्हाई नॉट फर्टिलिटी को आगे बढ़ाए। तो दिस इज माय टारगेट और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ कि लास्ट 13 इयर्स हो गए हैं मुंबई में, नवी मुंबई में रहते हुए। मैंने देखा है ग्रोथ होते हुए नवी मुंबई का। तो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज माय प्लान। अगर आपके थ्रू ये बातें उन तक पहुंच जाए, आई होप, तो शायद इसमें सबका भला हो जाए। हाँ, तो दिस इज माय टारगेट कि आपके साथ भी चीजों को आप अभी से एक सीड डाल दो, तो आने वाला 20 इयर्स, 30 इयर्स और 10 इयर्स में भी 5 इयर्स के बाद एक अपना इंडस्ट्री बना हुआ रहेगा और नवी मुंबई के लोग काम मिलेगा। इससे ज्यादा क्या होगा? तो वो तो है सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे गेस्ट अगर सिंपल एंड स्वीट दिख रहे तो उनका काम भी उससे डबल बोलता है। सो मैं थोड़ा उनका बारे में बता देता हूँ आपको। ऑलरेडी मैंने सर आने के पहले बता दिया, तो उसके आगे की लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ। 2018 में ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल लेवल शोज इंडिया टैलेंट सम्राट एंड ऑडिशंस डन ऑल ओवर इंडिया। 2017 इवेंट पार्टनर एंड जज द शो ऑफ मैक्स आइकॉन एंड छोटा चैम्प। क्या बात है सर। देखो बहुत से सर का बहुत बड़ा प्रोफाइल है, मतलब मैं फटाफट बोलना स्टार्ट करता हूँ। So 2012 judge Dance Mania reality show for Disney Channel. 2009 में choreographed by Aditya Birla Management and Training Institute. 2008 choreographed by Balaji Telefilms. अगर सर कुछ गलत होता तो आप बताना उसके बारे में लास्ट में। 2005-6 choreographed by National Dance Shows in Delhi, representing the states of Bihar and Jharkhand in Delhi Republic Day. क्या बात है सर। 2004 choreographed by for Holi Mahotsav and Patil Putra Kala Manch, Danda Nights for by News, Dining Jagaram, Newell shows and Doordarshan and ETV. 2002 culture program for, अभी देखो मैंने 2002 में चला गया, उसके बाद 1996 भी है, 2010 many shows and बहुत बड़ा, मतलब सने स्ट्रगल देखो कहाँ से किया है, मतलब उधर से लेके अभी तक किया है सर। क्या अचीवमेंट मैं बता देता हूँ आपको। 2000 में रिसो इंटरनेशनल कोरियोग्राफर अवार्ड इन मलेशिया एंड सिंगापुर इंटरनेशनल डांस टूर, और 2017 एज अ खादका भूषण अवार्ड मिला है सर को, रेस्ट ऑफ एशिया एक्सलेंस अवार्ड इट ITC। 2014 में एशिया पैसिफिक अवार्ड इट लीला चेंसापुरिया कुछ लीला इसमें अंदर में। यस, एंड वर्कशॉप एंड बैटल अपकमिंग डांस वर्कशॉप कला घोड़ा फेस्टिवल 2020। हाँ, बॉम्बे। हाँ, ओके। सालसा वर्कशॉप इन इंजियम कॉलेज एंड डॉक्टर बिलाराम हरिया कॉलेज एंड ओके। देखो मैं सर की स्पेशली बात बताता हूँ कि जो मुझे सर ने नहीं बताया, ये मैंने सर के बारे में जान लिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो अपना जो काम करते, जो बेस्ट करते, वो लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं जिन लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ कि उनके बारे में थोड़ा खोद के बोलते ना, जितना पानी निकले उतना बेटर रहते हैं, और जितना कोयले की खान ढूंढ के जो हीरा मिलता है वैसे हमारे सर है। जो मैं उनके बारे में बताता हूँ, उन्होंने एनजीओ के अंदर में बहुत से बड़ा काम किया है, जो फ्री डांस एजुकेशन फॉर अंडर प्राइवेट चाइल्ड एंड आरंभा एनजीओ। ओके, कोरियोग्राफ बाय स्ट्रीट ड्रामा ऑफ इन सेफ correction, the revelation and promotion of vitamin D
for government shows, organized shows in India Seva, Shivam Education Welfare Association. उसके बाद कोरियोग्राफर बाय धनलक्ष्मी महिला मंडल, कोरियोग्राफर फॉर मधु सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, फ्री डांस एजुकेशन बाय क्या कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन और फ्री डांस एजुकेशन जशन एंड आशा किरण। देखो इतने सर ने एनजीओ के बारे में, जितने चैरिटी होते हैं एनजीओ होते हैं, उनको सर ने फ्री ऑफ चार्ज, मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ। और छोटा सा बात है, बोलते ना लोग बिना पैसे के काम नहीं करते, लेकिन सर टैलेंट ऐसी चीज है कि जो लोगों को बिना पैसे के भी दे देते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ होता नहीं है लाइफ में। क्योंकि इंसान ऐसे लोगों को जो एनजीओ को सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं, उनसे दुआ लेते हैं और आशीर्वाद लेते, ब्लेसिंग लेते, प्यार लेते, वो बहुत बड़ी बात चीज है। सो उसके लिए सर आपको सर तो आपके लिए बनता है सर, एंड थैंक यू सर, वेरी नाइस। चाहूंगा सर कि मेरी ना लाइफ की जर्नी ही थी पूरी डांस में, तो वो मैं बोलता हूँ वो मेरा काम है, मेरा रोज का काम है। जैसे एक क्रिकेटर का सचिन तेंदुलकर की बात करें, उनका काम है रोज क्रिकेट खेले, रोज प्रैक्टिस करना। तो मेरा भी ये काम है डांस सीखना, सिखाना और लोगों को देना जो मुझे आता है। मुझे भी आता है, मैं एक दिन में नहीं आता, मैं भी सीखता हूँ, मैं रोज सीखता हूँ। तो सीखता हूँ फिर सिखाता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, फिर सिखाता हूँ। तो दिस इज माई वर्क। तो ये काम है। और साल के 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैं महीने का एक प्रोजेक्ट भी करूंगा तो साल का 12 प्रोजेक्ट, 23 ईयर्स में कितने प्रोजेक्ट होंगे जो मुझे याद भी नहीं है, बट दिस इज माई वर्क। तो नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपको एक्सप्लेन करने की वही सर, आप मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप कितने महान हो, आपका काम ही बोलता है आप कितना महान है। तो मुझे सर फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा है कि मतलब बाकी इंटरव्यू से मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने आज का इंटरव्यू, और आई विश ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया जो इस तरह से आपने डांस मूव करके बताया। सो थैंक यू सो मच सर, एंड डियर ऑल लवली ऑडियंस, आज का शो आपको कैसा लगा हम लोग को कमेंट करके लिखो। और जो लेट आए वो लोग मैं शेयर करने के बाद यूट्यूब पे लिंक पे जाके कमेंट एंड शेयर करना। सो थैंक यू सो मच डियर ऑल। आप फॉलो करने के लिए भूलो मत, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, नीलेश राजवर्धन एंड लक्ष्य फाउंडेशन ऑफकोर्स। सो हम लोग नेक्स्ट ऐसी टैलेंटेड के साथ आएंगे। सो वेट एंड वॉच, सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग होगा, कॉफी विद नीलेश का। एंड सर डियर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, सी यू अगेन एंड बाय। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय सर, थैंक यू सर, बाय 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 सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड थैंक यू ऑडियंस, बाय। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से, टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। हर हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है। हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे